Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture and my lecture number is 116 for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 यानी कि लिक्विड्स एंड सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। मेटल्स के बारे में थोड़ा सा अगर रिव्यू करते चलें तो मेटल्स जो हैं दे आर अ टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड्स जो हैं दे आर अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके अंदर एटम्स और एटम्स प्रेजेंट होते हैं एट देयर फिक्स्ड पोजीशन और हर एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे कम आउटसाइड देयर वैलेंस शेल एंड और इस तरह से वो पूरे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव स्फीयर्स जो हैं आपको सेपरेटली नज़र आते हैं। तो यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटालिक बॉन्ड है जिसकी वजह से जो पॉजिटिव स्फीयर्स हैं एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं और एक फिक्स्ड पोजीशन में मेंटेन करके रखे जाते हैं। तो जब इस मेटालिक बॉन्ड को कंपेयर किया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स और शेयरिंग की वजह से उनके दरमियान में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। तो सिमिलरली मेटालिक बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है बट हेयर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट लोकलाइज्ड, यानी कि कोई भी एटम्स डिफाइन नहीं होते कि इनके आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, बल्कि हर एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एंड जो शेयरिंग है वो हाईली डीलोकलाइज्ड होती है, जिसका मतलब है कि उधर कोई भी फिक्स नहीं है कि किन एटम्स के दरमियान में शेयरिंग है। ओवरऑल तमाम एटम्स के साथ ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करते हैं बिकॉज यहाँ पे शेयरिंग जो है वो डीलोकलाइज्ड है। तो हमने 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से की हेल्प से स्टडी किया मेटालिक सॉलिड के बारे में, इनको समझने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉन पूल या फिर इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के हिसाब से स्टडी किया, जिसमें हमने ये देखा था कि एटम्स के आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस शेल है उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके और पूरे जो मेटालिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया है। फिर उसके बाद एल पॉलिंग थे जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था और उन्होंने कहा था कि ये मेटालिक बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ही है, जिसने एटम्स को अपनी जगह पे फिक्स करके रखा हुआ है पॉजिटिव स्फीयर्स को। एटम का नाम इसलिए नहीं लिया जाता बिकॉज दे हैव लूज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और लूज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से दे हैव कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव स्फीयर्स या फिर कैटायंस। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, थर्ड थ्योरी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके अंदर बताया गया था कि किस तरह से ये डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल स्प्रेड करते हैं पूरे इंटायर क्रिस्टल लेटिस में, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे स्पेशल बैंड्स बन जाते हैं एनर्जी के, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ बैंड थ्योरी। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ मेटालिक क्रिस्टल की स्टडी की थी, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जो metals हैं why do they conduct electricity, why do they conduct heat from one side to another। हमने उनके मेटालिक लस्टर के बारे में स्टडी किया, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में स्टडी किया था। उसके अलावा हम लोग जब आए स्ट्रक्चर ऑफ मेटल में, तो इसमें हमने कहा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पॉजिटिव स्फीयर्स हैं बेसिकली वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे होंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं होते, दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सो हम जब पोजीशनिंग की डिपेंड करते हैं, पोजीशनिंग की बात करते हैं, तो ये पोजीशनिंग जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्फीयर्स की पोजीशनिंग के बारे में डिस्कशन होगी रादर दैन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हैं इसीलिए उनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया जाता। तो पोजीशनिंग के हिसाब से उन्होंने कहा था यू टेक द बॉल एज अ पॉजिटिव स्फीयर, उसको सपोज कर लें कि वो पॉजिटिव स्फीयर है और उसको एक बॉक्स में बॉल्स को ऊपर नीचे करके रख दें। तो पहले उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम अरेंज करते हैं उस तरह से उनके दरमियान में जो डिप्रेशंस हैं, वॉइड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस मली होती है। लेकिन जब अगर आप बॉक्स को थोड़ा सा शेक करें तो बॉल्स खुद ही अपने आप को सेटल कर लेंगे ऐसी पोजीशंस पे कि वो वॉइड्स को भी कवर करें और ख़ुद स्टेबल फॉर्म में आ जाएं। तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेटालिक स्ट्रक्चर को 2 डिफरेंट पैकिंग के साथ। फर्स्ट इज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड सेकंड वन इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द फिगर नंबर 4.22 एंड 4.23 फ्रॉम योर बुक्स, जिसके अंदर क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में रिस्पेक्टिवली बताया गया है। सो व्हेन वी टॉक फर्स्ट अबाउट द क्यूबिक क्लोज पैकिंग के, इसके अंदर किस तरह से जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर फिक्स हुए होते हैं। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो थर्ड लेयर होगी, यानी कि पहली लेयर है एटम्स की, देन उसके ऊपर जो सेकंड लेयर होगी,
और उसके बाद जो थर्ड लेयर आती है यहाँ पे, दिस थर्ड लेयर इट फिट्स इनटू द इंटरस्टाइसेस या वॉइड्स दैट वर मार्क्ड बी, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बी कहा था, तो इसमें जो थर्ड लेयर होगी वो बी पोजीशन पे आ जाएगी। एंड देन द एटम्स ऑफ द थर्ड लेयर दे विल नॉट डायरेक्टली लाई अबव दोज एटम्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस पैकिंग की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो थर्ड लेयर के होंगे दे विल क्रिएट, यानी कि अगर हम इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ये तो मैंने जस्ट एक बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ की है, तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर है दे आर नॉट वन अबव ईच अदर, तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं, उन्होंने डिफरेंट डिप्रेशंस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ए बी सी या 1 2 3 1 2 3 अरेंजमेंट का नाम देते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो ये क्यूबिक अरेंजमेंट के तौर पे हमें नज़र आएगी। एंड द बॉल्स ऑफ द फोर्थ, सेवन्थ एंड द 10th लेयर दे विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो इसमें क्योंकि एक लेयर्स जो हैं, अगर हम पूरे मेटल की मेटालिक सॉलिड की लेटिस को देखें तो देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ एटम्स दैट आर अरेंज्ड वन अबव अनदर। तो उन लेयर्स में से फोर्थ, सेवन्थ और 10th लेयर जो है वो एक दूसरे के आमने सामने जो है उसके बॉल्स या उसके मेटल्स के स्फीयर्स जो हैं वो अरेंज होंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अगर हेक्सागोनल यहाँ पे नाम चेंज हो गया, वहाँ पे क्यूबिक था क्योंकि वो ओवरऑल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे थे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके अंदर जो एटम्स हैं जो थर्ड लेयर के हैं दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे कि वो डिप्रेशन जो सेकेंड लेयर ने बनाए थे, यानी कि ये वाले डिप्रेशन इनके ऊपर आकर सेटल डाउन हो जाते हैं, और इस तरह से जो ये वाले एटम हैं दे डायरेक्टली लाई अबव द फर्स्ट लेयर। तो इस तरह की लेयरिंग को हम लोग, इस तरह के प्रोसेस को ए बी का नाम देते हैं। वाई ए बी? बिकॉज दिस लेयर ए एंड दिस लेयर बी वुड कम, मीन्स दिस लेयर ए एंड बी, then another layer will come that will look like A, then another layer will come that will look like B. So only two types of layers are there, A B के नाम से जानते हैं या 1 2 1 2 के नाम से जानते हैं। और इस तरह की जो पैकिंग है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल पैकिंग का देती है। सेकेंडली यहाँ पे जो थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ लेयर है दे विल कम वन अबव अनदर। सो यहाँ पे जो मेटल की क्लोज पैकिंग है इसकी एक्सप्लेनेशन हुई है कि किस तरह से डिफरेंट वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं और उन वॉइड्स की फिलिंग अब किस तरह से होती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि अगर हम लोग मेटालिक, आयनिक, मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट क्रिस्टल्स की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द similarities, about the differences of these 4 different types of crystals जो हमने स्टडी किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आयनिक क्रिस्टल, देन एटॉमिक क्रिस्टल या कोवेलेंट क्रिस्टल, उसके बाद हमने स्टडी किया था मोलिक्यूलर क्रिस्टल्स, और उसके अलावा हमने स्टडी किया था मेटालिक क्रिस्टल्स के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन में हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में भी देखेंगे और डिफरेंसेस के बारे में भी देखेंगे जो कि इन चारों टाइप के क्रिस्टल्स में पाई जाती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ सॉलिड, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं मेटालिक सॉलिड की, टाइप को कंसिडर कर लेते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें मेटालिक सॉलिड की, तो इसके अंदर कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ देखें, कैटायंस थे जो कि हमने बताया कि जिनके अंदर से एटम्स के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं दे आर कॉल्ड एज कैटायंस, और साथ में डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कोई एनायन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो कि इन एटम से बाहर निकल आए हैं, और वो डी लोकलाइज्ड है, मीन्स उनकी कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, दे आर मोबाइल। अगर यहाँ पे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखें तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक बॉन्ड, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत डिटेल में बताया था कि हाउ वी कैन कंसिडर मेटालिक बॉन्ड, किस तरह से मेटल्स के अंदर जो कैटायंस हैं, जो एटम्स हैं, पॉजिटिव स्फीयर्स अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, उसमें मेटालिक बॉन्ड का क्या रोल है और ये किस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, जो मेटालिक सॉलिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए, देन देयर हार्डनेस, दे आर वेरी हार्ड, और हार्डनेस जो है इट वेरीज फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। कुछ मेटल्स हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं और काफ़ी मेटल्स फिर स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड मेटल्स भी होते हैं। अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को देखें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिपेंड करते हैं। अगर मेटल सॉफ्ट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और अगर हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा।
मेटल्स के अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, यानी कि वो जो मेटालिक लस्टर जिसे हम शाइनिंग सरफेस कहते हैं वो प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर पाई जाती है। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलिएबल, यानी कि प्रेशर के अप्लाई करने से हम इनको डिफरेंट शेप दे सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग देम, विदाउट फ्रैक्चरिंग देयर सरफेस, and they are very good conductors of heat and electricity. So these were the typical properties of metals या मेटालिक क्रिस्टल्स। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखी जाए तो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, एलुमिनियम, आयरन, जिंक, टंगस्टन। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं मेटालिक सॉलिड्स की हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टल्स कोवेलेंट क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड आर आयनिक सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टल्स। इनके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इनके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कैटायंस एंड एनायंस। ये दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे कैटायंस प्लस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे कैटायंस और एनायंस हैं। जो इलेक्ट्रॉन इस कैटायन ने लूज़ किए होंगे वो इन एनायंस ने अपने अंदर एक्सेप्ट किए होंगे, तभी ये एनायन कहलाते हैं। जबकि मेटालिक सॉलिड के अंदर कोई भी एनायन नहीं है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए थे वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होंगे, जिनकी अपनी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती। अगर हम इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को देखें तो दोज वुड बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में है। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का भी नाम देते हैं, जो कि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में प्रेजेंट होगी, इनको आपस में जोड़े हुए रखी होगी और दीज फोर्सेस आर वेरी हार्ड। सो अगर हम आयंस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो आयंस आर टिपिकली वेरी हार्ड। इनके मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट से, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होते, मॉडरेट से लेकर हाई के बीच में वेरी करते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, बट इन द मॉल्टन फॉर्म दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अगर आप इनको सॉलिड फॉर्म में इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कैरी दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हाउएवर अगर आप सोल्यूशन फॉर्म में या फिर मॉल्टन फॉर्म में इनको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, देन आयनिक क्रिस्टल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके अलावा सोडियम नाइट्रेट है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। उसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी को अगर हम देखें, वी विल हैव अ लुक एट द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, यानी कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स होंगे दे विल बी मॉलिक्यूल्स ओनली, जो कि यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर को बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। और उसके अलावा अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, चूँकि नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बने होते हैं, तो वो भी उनके केस में हम एटम्स भी कह सकते हैं। इनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, या डायपोल डायपोल, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी सॉफ्ट बट सॉफ्टर देन दैट ऑफ मेटालिक एंड आयनिक सॉलिड्स। वाई? बिकॉज इनके दरमियान में जो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है, बीइंग लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े हुए हैं। दैट इज़ वाई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट। They have low melting point, they are not conductor of heat and electricity, and they sublime easily in many cases. Sublime का मतलब है when they directly convert into vapor phase. When the solid is heated it goes to vapor phase without passing the liquid phase. डिफरेंट मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि नोबल गैसेस हो गए, डिफरेंट है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी नोबल गैसेस के एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम नोबल गैसेस के अलावा देखें, मीथेन प्रेजेंट है। Methane is also an example of molecular solids. Carbon dioxide is an example of molecular solid. Phosphorus is an example of molecular solid. Sulfur है, iodine है, water है, these all are examples of molecular solid, जिसके अंदर molecules present होते हैं जो कि typically arranged होते हैं और पूरे structure को बना रहे होते हैं, उनके particles के तौर पे act कर रहे होते हैं। Then the next and the last type of the solids are covalent solids, जिन्हें हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं, एटॉमिक क्रिस्टल्स का भी नाम देते हैं। वाई? बिकॉज इनके जो स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स हैं वो एटम्स होते हैं और ये एटम्स मिलके पूरे सॉलिड को बनाते हैं। इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जब दो एटम्स
के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं तो उनके दरमियान में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दे आर वेरी हार्ड, क्योंकि इनके दरमियान का जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज़ वाई ये सॉलिड्स ओवरऑल बहुत हार्ड हैं, बिकॉज इनको अगर सॉफ्ट होते हैं तो ये इजीली ब्रेकेबल होते हैं। ब्रेकेबल का मतलब था कि इनके दरमियान की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इजीली ब्रेक डाउन हो सकती थी, बट कोवेलेंट सॉलिड्स के दरमियान की मोलिकुलर फोर्सेस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए ओवरऑल ये पूरे के पूरे सॉलिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। उसके अलावा दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, फ्री चार्जेस प्रेजेंट नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कैरी कर सकें, दैट इज़ वाई दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम एग्जांपल अगर देखें तो डायमंड जो कि कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, दैट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। उसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। सो ये थी टिपिकल प्रॉपर्टीज़, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स, ओवरऑल पूरा कंपैरिजन था जो हम इतने देर से पढ़ रहे हैं मेटालिक क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और कोवेलेंट क्रिस्टल्स के बारे में अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो, इन तमाम टॉपिक्स की समझ आई हो। Now there is the next and the last topic of this chapter, that is how we can determine the Avogadro's number. हम लोगों को जब एवोगाड्रो नंबर को डिटरमाइन करना है तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से, इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से एवोगाड्रोज नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है। So for determining the Avogadro's number, एवोगाड्रोज नंबर का एक सिंबल है NA। NA का मतलब है एवोगाड्रोज नंबर, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको NA के तौर पे भी लिखा जा सकता है। इसका सिंबल है NA एवोगाड्रो नंबर का। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एवोगाड्रोज नंबर। सो देर आर मैनी डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द एवोगाड्रोज नंबर, और उन सारे देर आर डिफरेंट वेज, हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है डिटरमाइन करने का एवोगाड्रो नंबर, हम उसको बात करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। इट इज़ ऑन द बेस ऑफ द स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि हमने जो 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जिसमें आयनिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स और कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं, उनके क्रिस्टलाइंस को स्टडी करना, उनके इन सॉलिड्स को स्टडी करने से, इनके बारे में जानने से हम एवोगाड्रोज नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस नंबर, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम जो मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका कितना वॉल्यूम होगा। एंड सेकेंडली हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट क्रिस्टल। 1 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। सेकेंडली हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। कोई भी सॉलिड हो सकता है, अगर बात करें हम लोग कोवेलेंट सॉलिड की तो उसके एटम्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा। अगर हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की तो उसके आयंस के दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा। हमें ये पता होना चाहिए, 2 बातें पता होनी चाहिए, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो वॉल्यूम है 1 ग्राम मोल ऑफ सॉलिड की, वो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग इट डेंसिटी। हम इसकी डेंसिटी की मदद से इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, D इज़ इक्वल टू M/V। 1 ग्राम तो हमने कह दिया कि हम इसका मैस लेंगे 1 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम हमें पता करना है और उसके लिए हम डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, और डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, मैस हमें पता है तो हम वॉल्यूम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि अगर हम ये सेकंड, पहली बात अगर हमें वॉल्यूम पता करनी थी, ये मैंने आपको बता दिया कि आप डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंडली आपको जब डिस्टेंस पता करना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स या आयंस, तो आप उसके लिए एक्स रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय टेकिंग आउट द एक्स रेज आप फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, उनके दरमियान के डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हो।
सो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसकी मदद से जो है हम लोग एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस कर सकते हैं। क्रिस्टल लिया गया था लिथियम फ्लोराइड का। इट इज़ अ प्रिमिटिव क्यूब एंड इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एवोगाड्रोस नंबर। सो एवोगाड्रोस नंबर यू कैन हैव अ लुक एट द एग्जांपल कि आप किस तरह से लिथियम फ्लोराइड का क्रिस्टल लेंगे और उसके अंदर से आप फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटी को पहले फाइंड आउट करें, डेंसिटी की मदद से आप वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम के बाद आप एक्सरे की मदद से आप इसके लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स फाइंड आउट करें और उसके बाद सिंपली आप जो है इसका एवोगाड्रोस नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद है आपको यहाँ तक इस चैप्टर की पूरी समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन कमेंट एंड आस्क, and see you soon in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.